हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास होने वाली है ऑन आईआईटी जेई मैथमेटिक्स। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है और इस योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को निःशुल्क आईआईटी जेई, नीट और यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपनी आईआईटी जेई की फर्स्ट क्लास के बारे में कि किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, क्या तरीका रहेगा प्रिपरेशन करने का, क्या रणनीति बनेगी, किस तरीके से हम लोग आईआईटी जेई का एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो है वो मां सरस्वती के चरणों में वंदना करके, हाथ जोड़ के उनको अपनी जितनी भी तैयारियां हैं समर्पित करके आगे बढ़ा रहे हैं। आज का कोटेशन आपके लिए है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखो बेटे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एग्जामिनेशन। तो आईआईटी जेई का एग्जाम जो है वो आप उसको एक तरीके से क्या समझ सकते हैं कि एक तरीके का युद्ध है और कोई भी लड़ाई बिना प्रॉपर रणनीति के जीती नहीं जा सकती। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी हाउ टू क्रैक जेई। इसको बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आशीष मिश्रा। बच्चों, यहां पर हम लोग उन रणनीतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करके हम 2022 का आईआईटी जेई मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने बताया कि कोई भी कंपटीशन अगर आप देने जा रहे हैं तो आप उसको हमेशा ये मान के चलिए कि इसको एज ए चैलेंज लीजिए, इसको एक तरीके का युद्ध समझिए। और जैसा कि आपको पता है कि बच्चों, अगर कभी भी कोई भी युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए एक रणनीति, और ऐसी रणनीति जो कि हम लोगों को उस युद्ध में विजय दिलाए। तो देखो बेटा, होता क्या है बच्चों, जब हम लोग किसी युद्ध के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मन में ये रहता है कि अपने उन लूप होल्स जो हमारी कमियां हैं हम उनको दुरुस्त कर लें, जिससे कि दुश्मन को कोई भी मौका ना मिलने पाए कि हम लोगों को वो हरा सके। तो देखो बेटा, होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा आईआईटी जेई या किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करता है तो कुछ गलतियां करता है। तो आज यहाँ पे चर्चा रहेगी उन गलतियों को आपके सामने पेश करने की कि मोस्टली ये सभी स्टूडेंट के साथ में होता है। तो वन बाय वन उन मिस्टेक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मिस्टेक्स जो है हम लोग ना दोहराएं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन जो कंपटीशन है उस पर एक बैड इम्पैक्ट डालती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि जेई एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं। बेटा, यहाँ पे सबसे पहला जो मिस्टेक अक्सर बच्चों के द्वारा देखी जाती है, इट इज वन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। वन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वो आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो सोचता है कि एक सब्जेक्ट अगर मेरा मजबूत है तो मेरा आईआईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। ये एक मिथ है और आपको ये पता होना चाहिए कि आईआईटी में सिलेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पर जब इक्वली कमांड होगा, अगर कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कमज़ोर हो गया
तो कोई इशू नहीं है, लेकिन और 2 सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और उस कंडीशन में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 1 सब्जेक्ट की जो रणनीति है वो एकदम गलत है। आपको तीनों सब्जेक्ट का इक्वली वेटेज मिलेगा, और अगर आपने तीनों सब्जेक्ट में एक्सेल किया, अच्छा किया, देन यू आर एबल टू क्वालिफाई दी योर IIT एग्जामिनेशन। Over involvement in entertainment. While you are preparing for the IIT examination, most of the student says कि अब मैं थक गया हूँ, चलो थोड़ा सा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर लें। लेकिन होता बेटा क्या है कि जो 5 मिनट का गैप होता है वो कब 5 घंटे में बदल जाता है। तो मेरी सलाह बेटा ये है कि जब भी आप IIT JEE की प्रिपरेशन करें, उस कंडीशन में ये ध्यान रखें कि स्ट्रिक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये कब आपकी प्रिपरेशन को आग लगा दें नहीं पता। बेटा एक प्रॉब्लम और देखी गई है, जो IIT JEE के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, they are spending excessive time on theory। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइम थ्योरी बेकार है, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कंसेप्ट्स, लेकिन अब ये नहीं कि हर बार आपने कॉपी उठाई और आप सारी थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, थ्योरी आपको पढ़ के अपने कंसेप्ट को क्लियर करके मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उन प्रॉब्लम्स के रेगुलरली सॉल्व करने से ये जो थ्योरी के कंसेप्ट्स हैं वो अपने आप उसमें यूज होते होते वो थ्योरी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो डू नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन थ्योरी। थ्योरी को इतना पढ़िए कि जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी मदद करे। इसके अलावा थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बेटा और प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व देखी गई हैं, अक्सर देखी जाती हैं कि गिव अप टू सून टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई, तुरंत सोचा कि अरे भाई ये तो कल सर बताएंगे ही, तो अभी करने का क्या फायदा, टीचर करेगा तब देख लिया जाएगा। या तुरंत ऑनलाइन गूगल अंकल से पूछा कि अंकल जी मुझे बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या है, या किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन कर लिया। तो बेटा अगर ये आदत तुम्हारे अंदर है तो इसको इमीडिएट बदल लो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम पर आप अप्रोच नहीं ले रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर दिमाग इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से उसका सोल्यूशन को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको IIT क्वालिफाई करने से 10 कदम पीछे की ओर लेते जा रहा है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में किसी सवाल को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि उसका सलूशन आपको ना पता चल जाए। चाहे खाते समय, पीते समय, हर समय वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन में आपके अंदर आ गई है तो डेफिनेटली आप ये मान लीजिए कि आपको IIT JEE एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक प्रॉब्लम बेटा और देखी गई है, वो ये है कि इर्रेगुलरिटीज इन स्टडीज। इर्रेगुलरिटीज इन स्टडीज में एक दिन में आपने 10 घंटे पढ़ लिया और फिर एक हफ्ता का रेस्ट ले लिया कि भाई मैंने 10 घंटे पढ़ लिया है, अब तो मैं राजा बाबू बन गया हूँ, अब मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके की रणनीति आपने बनाई है तो ये आप मान लीजिए कि IIT आप एक हफ्ते की पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो IIT आपसे 100 कदम दूर होता जा रहा है। तो प्लीज़ बेटा इस बात का ध्यान रखिए बच्चों कि कभी भी कोई भी कंपटीशन की जो 2 साल का प्रिपरेशन है, ये मत सोचिए कि एक दिन में खूब सारा सा खाना खा लूँ और उसके बाद में 4 दिन खाना ना खाऊं, तो वो आपकी सेहत को ही ख़राब करेगा। इन द सेम मैनर अगर आप अपनी स्टडीज़ में इरेगुलर हैं, देन आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन ना होने की गारंटी है।
तो प्लीज बेटा इस बात का ध्यान रखिए, व्हाइल यू आर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, मेहनत कर रहे हैं, एक दिन करने के बाद में ये ना हो कि 10 दिन का एग्जाम छोड़ दें। आप खूब मेहनत करिए, ढेर सारी मेहनत करिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट आईआईटी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में नहीं है। कंपेयरिंग योर प्रोग्रेस, ये बेटा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती है। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो वो दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक फलाना बच्चा जो है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, वो 20 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 20 घंटे पढ़ूंगा, यार उसके नंबर बहुत सारे आए जा रहे हैं, मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, वो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, यार मैं तो बड़ा कमजोर हूँ। तो एक बात ध्यान कर लो बेटा, ईश्वर ने 5 उंगलियां बनाई हैं और 5 उंगलियां आपस में बराबर नहीं है। तो जब भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन किसी से मत करिए। हाँ, उसका ये जरूर देखिए कि भाई उसने क्या किया हुआ है, उसके मार्क्स क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन डू योर ओन, आप अपनी तरीके से अपने हिसाब से पढ़िए। कुछ बच्चों की बॉडी क्लॉक होती है ऐसी कि वो रात रात पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं। तो आप इससे कंपेरिजन मत करिए कि भाई वो 4 बजे पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा पढ़ने में हो गया है, मैं रात में पढ़ रहा हूँ तो मैं खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बच्चे की अपनी बॉडी क्लॉक होती है, अपनी ग्रेस्पिंग होती है। यू हैव टू यूज योर ओन एबिलिटी, डू नॉट कंपेयर। आप भी यूनिक हो, हर एक बच्चा यूनिक होता है, तो आप एकदम इस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए कि दूसरा अगर अच्छा कर रहा है तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या वो बहुत अच्छा कर ले रहा है, और अपने आप को ऐसा सोच के डीमोटिवेट कर लीजिए। ऐसा आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गलत होगा। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग किसी से भी कंपैरिजन मत करिए, आप यूनिक हैं और यू नीड ओनली वन सीट इन आईआईटी एग्जामिनेशन। तो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक बच्चों के अंदर मिथ रहता है कि बाइंग मल्टीपल बुक्स विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन जेईई। बेटा क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ढेर सारी किताबें सर पे लाद के चलो और आईआईटी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाए? ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो बेटा, एक प्रोवर्ब है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कोटेशन बोला जाता है कि फ्रेंड्स एंड बुक मस्ट बी फ्यू बट गुड। तो आपके पास जो भी बुक हो उनको एंड टू एंड पढ़ना है। ये नहीं कि भाई एक चैप्टर लिमिट का उठाया, आपने 10 किताबों से पढ़ लिया, 10 किताबों से लिमिट में पारंगत हो गए, लेकिन उससे हुआ क्या बेटा कि उन 10 किताबों से लिमिट पढ़ने के बाद में जो बाकी के टॉपिक थे वो सफ़र करने लगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारी बुकें मत लीजिए, एक बुक लीजिए लेकिन उसको पहले से स्टार्ट करके आखिरी एंड टू एंड, माने बिगिनिंग से एंड तक पूरा पढ़िए और उसके बाद में किसी दूसरी बुक की ओर आप स्विच करिए। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि ढेर सारी बुक, पापा मुझे ये बुक दिला दीजिए, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, इस फलाने पब्लिकेशन की बुक है, इस फलाने की बुक ले आइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बुक लीजिए, उसको बिगिनिंग से स्टार्ट करिए और जब तक खत्म ना हो जाए डू नॉट गो फॉर दी अदर बुक। ठीक है? देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों के सामने कुछ बुक्स हैं। उन बुक को अगर आप आईआईटी जेईई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सिलेक्शन चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स दी हुई हैं बेटा आपके सामने, दीज आर द वेरी गुड बुक, और इनको कई सालों से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इन बुक्स की हेल्प से जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी है दे गॉट देयर सक्सेस। और बुक के नाम बता दे रहा हूँ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। एक डॉक्टर आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आती है। डॉक्टर आर डी शर्मा की बुक आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने 9th-10th में भी पढ़ी होगी। तो डॉक्टर आर डी शर्मा की बुक इतनी अच्छी बुक है कि जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बुक नहीं है, यहाँ कोई टीचर खुद पढ़ा रहा है।
मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर आर डी शर्मा जी का है। हायर क्लासेस में भी मैंने इनको पढ़ा हुआ है और लोअर क्लासेस में भी। दूसरा बेटा ये चैप्टर वाइज 20 इयर्स प्रॉब्लम ऑफ जेईई एक अरिहंत पब्लिकेशन की बेटा बुक है, उसमें 20 इयर्स के पेपर्स दिए हुए हैं, तो उसको आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर में प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी, उनका लेवल क्या होगा, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बेटा एक तीसरा है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, सेंगेज पब्लिकेशन की बुक है। ये सेट में 5-6 सेट का बुक 5-6 सेट का एक बुक है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग, अलजेब्रा की अलग, कैलकुलस की अलग, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, इनका जो कलेक्शन है, और ये भी आपकी IIT जेईई में सिलेक्शन की चांसेस बढ़ा सकते हैं। तीसरा बेटा ये है कि अगर आप बहुत अच्छा और भी कंसेप्ट्स को बहुत अच्छा क्लियर करना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा लोनी जी हैं, इनकी बुक अगर आप परचेज कर लेंगे तो और उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ स्पेशल तरीके से कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। और सबसे बेस्ट बात बेटा ये है कि NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम, ये बेटा आपके जो अंदर की बल्ब है उसको क्लिक कर देगी। एग्जाम्पल प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको पढ़ने के बाद में आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनकी अच्छे से अच्छी अप्रोच आप ले सकते हैं। तो बेटा ये बुक आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर आप इनके थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस का रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। बेटा एक प्रॉब्लम और आती है, बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि जो टेस्ट से बहुत दूर भागते हैं, टेस्ट का नाम ले लो तो कांपने लगे कि भाई टेस्ट कैसे देंगे, टेस्ट देंगे तो टाइम कहाँ कवर होगा, मैं सिलेबस कैसे पूरा करूँगा, वगैरह वगैरह। तो एकदम दिमाग से निकाल दो, चाहे आपने उस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो, चाहे उसके मार्क्स 100 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं, लेकिन यू शुड पार्टिसिपेट इन दी टेस्ट। जो भी आपके टीचर्स रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट लेंगे उनको आपको जरूर देखना है, उनमें पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो बेटा टेस्ट जो है वो कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, हमेशा टेस्ट देने के फायदे होते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं आप इजीली जान सकते हैं बाय टेकिंग दी टेस्ट। ओके, देखो बेटा जैसा कि मैंने बताया कि IIT जेईई जो है वो एक युद्ध की तरह है, एक लड़ाई के मैदान की तरह है। तो बेटा अगर हम लोगों को दुश्मनों की लोकेशन नहीं पता होगी तो क्या मैं उनको मार सकता हूँ, क्या मैं लड़ाई जीत सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पर बेटा हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पेपर पैटर्न, कि जो हमारे सामने पेपर आने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा। ये 2019 से चेंज किया गया है, जरा देख लीजिए। इसमें जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, जो पैटर्न मैथमेटिक्स के लिए है, सेम पैटर्न इज फॉर दी फिजिक्स एंड फॉर दी केमिस्ट्री आल्सो। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा कि इसमें टोटल मैथमेटिक्स में आपके पास में टोटल 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एक बात मैं बता दूं, मेंस एग्जाम के लिए, ये मैं मेन का पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, इस मेन एग्जाम के लिए जो MCQ है इसके ये मल्टीपल आंसर नहीं होंगे, मोर देन 1 करेक्ट नहीं होंगे, यू विल हैव ओनली 1 करेक्ट आंसर। तो इसका फायदा बेटा मिलेगा, जहां पर अगर आप क्वेश्चन करते समय कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लग रहा है कि एक आंसर आ गया है, ये भी हो सकता है, तो उसकी चॉइस खत्म हो जाती है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेटा इसमें मार्किंग स्कीम क्या है? इसमें मार्किंग स्कीम ये है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन करेक्ट होता है तो यू विल बी रिवॉर्डेड 4 मार्क्स, 4 नंबर मिलेंगे। और अगर इन केस आप इसको गलत कर देते हैं तो आपको 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सही क्वेश्चन का ये 1 नंबर खत्म कर दिया। और हाँ बेटा अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो ना ही आपको
+4 मिलेंगे, ना ही -1। मतलब जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आप श्योर ना हो, इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं, तो डू नॉट अटेम्प्ट। बेटा यहाँ पर हेड टेल करके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। फिर बेटा 20 क्वेश्चन ये हो गए, और 10 क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन दिए होंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। और एक अच्छी बात बेटा यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा सही किया हुआ है, आंसर आपने लिख दिया है, तो यू विल बी रिवार्डेड 4 मार्क्स। और अगर गलत कर दिया है तो IIT JEE के जो एग्जामिनर हैं उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको कोई भी नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटे। अब देखो भाई, फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके की मिस्टेक्स जो है वो IIT JEE एस्पिरेंट्स करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू टॉप 5 टिप्स बाय विच you will increase your probability to crack the IIT JEE examination। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहला है set your goal। set your goal, आप लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी है जिसमें अर्जुन और पांडवों और कौरव सभी लोग थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को ही चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए मौका दिया। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही थी, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें IIT में एक सीट मिलनी है और हमें टॉप रैंकर बनना है। तो इफ यू आर सेटिंग योर गोल कि हमें IIT क्वालिफाई करना है बाय एनी वे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। बेटा दूसरा टिप ये है कि प्रिपेयर अ डेफिनिट टाइम टेबल। आपको पता है कि भाई जो चीज रूटीन से नहीं होती है वो कभी पूरी नहीं होती। कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी है किस बात की, अभी पड़े हैं बरसों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। एकदम एक डेफिनेट टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना है। इफ़ यू आर फॉलोइंग योर टाइम टेबल देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन IIT JEE एग्जामिनेशन। ये मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। कंसिस्टेंसी, बेटा कंसिस्टेंसी हमेशा रिवार्डेड होती है। कभी भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, ये कबीरदास जी का दोहा है। उसमें कहा गया था कि भाई आपने कुएं के ऊपर, जब पहले कुएं चलते थे उसके ऊपर रस्सी बार बार ऐसे खींचा जाता था तो उसका निशान पड़ जाता था, मतलब वो पत्थर तक को काट देता था। तो अगर आप मान लीजिए कि आप थोड़े से, आप अपने आप को समझते हैं कि मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कमज़ोर हूँ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप डेफिनेटली उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रिवीजन, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। बेटा होता क्या है कि आज मैंने जो पढ़ा हुआ है, 1 महीने बाद वो अगर मुझसे पूछा जाए तो संभवतः मैं उसको भूल जाऊँ। हाँ, लेकिन जब मैं दोबारा उस चीज़ को पढ़ने लगूंगा तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि हम लोगों को वो चीज़ याद आ जाएगी। तो रिवीजन इज द बेस्ट पार्ट। अब बात यह है रिवीजन कैसे करा जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मॉक टेस्ट। जस्ट स्टार्ट दी मॉक टेस्ट फ्रॉम दी फर्स्ट डे। आपको आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक क्वेश्चन उठाइए, उसका सोल्यूशन देखिए, जो दिया हो उसके बाद में आप
दोबारा टेस्ट दीजिए, दोबारा टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, मॉक टेस्ट देने से आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो जल्दी जल्दी रिकैलकुलेट होम करेंगे आप लोग, और आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक हिंदी में कहावत कही जाती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो बेटा अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी पड़ेगी। बाय बाय टू जंक फूड को बाय बाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जब आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और जंक फूड ले रहे हैं तो ये आपके मान के चलिए आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, आप पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए रूटीन फॉलो करना है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि पता चला आज बाजार का खाया, कल मैगी खा ली, इस तरीके से नहीं करना है। अपना एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन के हिसाब से अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि डेफिनेटली 101% अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी उस बच्चे से अधिक है जो कि बच्चा कमजोर है। ओके, तो बच्चों ये छोटे छोटे कुछ बातें थी, इन बातों को हम लोगों ने यहाँ पर सीखा और इनको सीखने के बाद में अब हम लोग इस पोजीशन पर आ गए हैं कि आप लोगों को आपका विजन एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोगों की ये फर्स्ट क्लास है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ में आपके कंधे से कंधा मिला के चलूँ। जो भी आपकी दिक्कतें हों उनको मैं शेयर करूँ, उनको मैं इमीडिएट जो है आपको उसका रेजोल्यूशन दूँ। बच्चों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर थी, अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने खड़ा व्यक्ति आपका साथी है, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो में जो भी कमियां हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक की धन्यवाद होगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा बेसिक मैथ के कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स के बारे में 1 बाय 1। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। तो बात ये आ रही है कि भाई मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर क्या है, इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस जो है बेटा उसको हम लोग मॉड x कहते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है कि ये x इज मॉड x will be x whenever x is greater than or equal to 0 और minus x whenever x is less than 0। ऐसे कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर एक ऐसी मशीन है जो कि हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगी, चाहे जैसा भी हो। जैसे यहाँ पर बेटा अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पर -6 क्यों लिखा है भाई आपने। तो देखो बेटा ऐसा क्या होता है कि जैसे अगर आप लिखिए -3, तो बेटा -3 एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ -3 विच इज प्लस। समझ में आ गया ना आप लोगों को। दूसरी बात देखो बेटा, जैसे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो ये 3 ही होगा। तो मॉडुलस समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्लियर होगी। जो बेटा मैंने लिखा हुआ था वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। व्हाट इज द मशीन मॉडल। बेटा जो भी हम यहाँ पर मॉडुलस एक्चुअली में फंक्शन है, मैं चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, तब मैं बात करूंगा फंक्शन क्या है। अभी समझ लीजिए कि मशीन मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा मशीन मॉडल क्या है, ये एक मशीन है मशीन बेटा क्या काम करती है,
मशीन को आप इनपुट देते हैं और उस इनपुट की हेल्प से वो आउटपुट आपको देता है। तो बेटा अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 3 इनपुट दिया है तो इससे आउटपुट 3 निकलेगा, और अब मान लीजिए आपने -3 इनपुट दिया हुआ है तो आउटपुट जो है तब भी +3 निकलेगा। तो ये जो मॉडुलस मशीन है वो क्या करती है, वो हमेशा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? ज्योमेट्रिक मीनिंग बेटा क्या है, मॉड जो फंक्शन है या मॉडुलस ऑफ ए नंबर है, रियल नंबर है, वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है। तो जैसे बेटा मैं बोलूं कि मॉड अल्फा लिखा हुआ है, तो मॉड अल्फा क्या है, मॉड अल्फा हम लोगों को ओरिजिन, दिस इज 0 ना, नंबर लाइन पर 0, तो 0 और अल्फा के बीच की डिस्टेंस बताता है, दिस इज मॉड अल्फा। यहां मान लीजिए माइनस अल्फा लिखा, तो ये भी बेटा मॉड अल्फा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ नंबर अल्फा इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडल। ठीक है बेटे, अगर आपसे लिख दिया जाए कि मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो बेटा मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, इसका मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ये क्या है, दिस इज -4 माइनस माइनस, मतलब -4 माइनस -1 का मतलब ये हो गया बेटा कि -4 और -1 के बीच की डिस्टेंस मॉड ऑफ -4 -1 से रिप्रेजेंट होगी। इसी तरह बेटा अगर मैं यहां पे लिख दूं तो दिस इज 4 माइनस 4 और 2 के बीच की डिस्टेंस नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट। ठीक है बेटे, जो मैंने बताया यहां पर आपके स्क्रीन पर है कि मॉड अल्फा रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ अल्फा फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा माइनस बीटा रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर अल्फा एंड बीटा। बेटा अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, मॉड एक्स को बेटा हम लोग और अल्टरनेट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों कभी भी मॉड एक्स लिखा हो तो इसको मतलब आप √x² से लिखिए, और जहां पर x क्या है, x कोई भी एक रियल नंबर। ठीक है ना, आप सिर्फ चेक करो, अगर यहां पर बेटा -3 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा 9, और +3 स्क्वायर करोगे तो भी √9 आएगा विच इज 3, और यहां पर भी वही चीज आ रही है। तो मॉड x बोलूं या √x² बोलूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा दूसरी बात ये समझ लो कि मॉड x जो है वो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 नंबर सेम नंबर हैं, मैक्स ऑफ x और -x, तो बेटा ये भी मॉड x से ही रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मैक्सिमम ऑफ x और -x क्या है, तो आप लोग बोलोगे दिस इज मॉड x। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भाई 3 और -3 का मैक्सिमम क्या है, तो आप कहोगे 3, तो मैक्सिमम हो गया ना बेटा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो मॉड x हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, बेटा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने दी हुई है, 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है मॉड x इज इक्वल टू -x का मॉड, मतलब ये कह सकते हैं, आपने ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि चाहे पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस दिया जाए या उसी नंबर के नेगेटिव रियल नंबर का मॉडुलस दिया जाए, वी विल हैव द सेम वैल्यू एवरी टाइम। सेकंड प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ x y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इनटू मॉडुलस ऑफ y, मतलब ये कह सकते हैं कि if two numbers are in product form, तो we can find out its modulus by taking modulus of individual।
mod x upon y is mod x upon mod y. Property number 4, this is known as triangle inequality. Mod of x plus y is less than or equal to mod x plus mod y, less than or equal to अल्फा. ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है कि x जो है वो माइनस अल्फा और प्लस अल्फा के बीच में लाई करेगा. और जरा देखते हैं इसको. देखो बेटा, mod x लेस देन और इक्वल टू अल्फा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअल में बेटा ये तो हुआ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अल्फा. मतलब कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. ठीक है ना? बात क्लियर हो रही होगी. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. दिस इज एक्स प्लस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा नेगेटिव, नंबर लाइन के ऊपर माइनस अल्फा प्लस अल्फा. और बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन लगाते हैं, बेबी का मेथड है. जिन बच्चों ने पढ़ा होता है यहाँ पे माइनस अल्फा और अल्फा के बीच में वी है नेगेटिव साइन, तो x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा. जब बेटा इसको 0 के बराबर रखोगे तो यू विल हैव x इक्वल टू अल्फा. फिर बेटा क्या करते हैं? इस तरीके से वेवी कर्व बना देते हैं. जो राइट मोस्ट पर होता है वहां पे पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. वी नीड नेगेटिव और इक्वल टू 0 वैल्यू. तो इसका मतलब माइनस अल्फा से प्लस अल्फा के बीच में ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. तो वी हैव x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा. ठीक है? तो जैसे मैं तुमसे कहूं कि सॉल्व करिए mod x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आप सिंपली कहोगे कि x जो है वो 5 के बराबर या छोटा या माइनस 5 से बड़ा या बराबर. मतलब ऐसे कह सकते हो कि -5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5. ठीक है बेटे? ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गई आप लोगों को. फिर बेटा अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? बेटा अगली प्रॉपर्टी कहती है कि mod x इज मोर देन और इक्वल टू अल्फा. बेटा ये अल्फा है, यहाँ पे कितना होगा? माइनस अल्फा. मॉड x इज मोर देन और इक्वल टू अल्फा. इसका मतलब क्या हो गया? बेटा देखो, मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आपके सामने आउटपुट में देगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है वो इधर की हो सकती है या वो वैल्यू इधर की हो सकती है. ठीक है ना? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x है बेटा, अगर x की वैल्यू माइनस अल्फा से कम है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मॉड x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है. अब जरा देखो, अगर बेटा मैं -8 लिख दूं तो -8 क्या आएगा बेटा? 8 आएगा ना. और 8 इज ग्रेटर देन 7. ट्रू हो गया ना? तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लीजिए मॉड x अल्फा से बड़ा या बराबर है, तो ये हमें इंटीमेट कर रहा है बच्चों कि जो x है वो क्या होगा? इस नंबर से नेगेटिव वैल्यू से छोटा या बराबर होगा और इसकी पॉजिटिव वैल्यू से तो बड़ा होना ही पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी कि किस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया. मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको हम लोग नंबर लाइन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गई हैं. एक बार जल्दी से प्रॉपर्टीज जो है वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी. पहली प्रॉपर्टी बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि मॉड x और मॉड ऑफ -x आपस में बराबर होंगे. प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर दो नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस है तो उनके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा. तीसरी प्रॉपर्टी थी अगर दो नंबर के डिवीजन का हम लोग मॉडुलस निकालें तो उनके मॉडुलस का अलग अलग डिवीजन ले लें, वी विल हैव द सेम आंसर. प्रॉपर्टी नंबर 4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, दिस इज मॉड ऑफ x plus y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड x plus मॉड y. एंड नंबर 5 मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, ये इंप्लाई करेगा माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल टू x लेस देन अल्फा. मतलब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि x जो है वो अल्फा से छोटा है, ये 0 है, दिस इज अल्फा, दिस इज माइनस अल्फा. ये मॉड x अल्फा से छोटा कब हो सकता है? जब वो यहाँ से इसके बीच में लाई करे या यहाँ से यहाँ पर लाई करे. इसका मतलब क्या हो गया? फाइनली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ x लाइंग बिटवीन माइनस अल्फा एंड प्लस अल्फा. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती थी? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती थी अगर मॉड x अल्फा से बड़ा है तो इसका मतलब ये जो x है वो अल्फा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, माइनस अल्फा से छोटा या बराबर होना चाहिए. ठीक है?
अगर ये प्रॉपर्टी आपको बच्चों क्लियर हो गई है तो इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, और बहुत बेसिक आज हम लोग सिर्फ 2 प्रॉब्लम सीखेंगे कि किस तरीके से मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बेटा पहली प्रॉब्लम है मॉड x माइनस 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, ऐसी प्रॉब्लम में कभी भी मॉड इधर फंक्शन लिखा है और इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है तो व्हाट विल यू डू, आप लोग सिंपल क्या करोगे कि x माइनस 1 यहां से मॉड हटाया तो यहां पर प्लस माइनस 5 लगाया, मतलब कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो है वो 5 होगा या x माइनस 1 माइनस 5। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 दिस इज माइनस 4। दिस इज योर, ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। बेटा अगली प्रॉब्लम है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन। देखो बच्चों, बेटा ये एक नंबर लिखा है जिसकी वैल्यू 3 से छोटी है। अब यहां पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 1 जो है या तो वो 3 से छोटा है या वो माइनस 3 से बड़ा है। ठीक, अभी क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो भाई क्या करना चाहिए, दोनों तरफ पहले 1 जोड़ दो तो माइनस 3 प्लस 1 लेस देन 2x लेस देन 3 प्लस 1, और उसके बाद बेटा कितना आ जाएगा, ये जो 2x लिखा हुआ है 2 इज अ पॉजिटिव नंबर तो इस 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 लेस देन x लेस देन 4 अपॉन 2। ये बेटा क्या अप्लाई करेगा कि माइनस 1 लेस देन x लेस देन, दिस इज योर। तो हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।